स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल आई लॉ टॉक्स पर। दोस्तों, मैं डॉक्टर इरशाद खानम आज फिर आपके समक्ष भारत के संविधान का एक वीडियो लेकर भारत के संविधान में मूल अधिकारों पर निर्बंधन क्या है, क्या मूल अधिकारों पर निर्बंधन लगाया जा सकता है और निर्बंधन किस आधार पर लगाया जा सकता है, उससे संबंधित कुछ प्रमुख केसों के बारे में भी मैं चर्चा करने वाली हूँ। ये वह विषय है जिसके ऊपर कंपटीशन एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मूल अधिकारों से संबंधित इसके पहले मैं बहुत से वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उन सब के लिंक आपको दे दूँगी ताकि आपको कॉन्स्टिट्यूशन के और मूल अधिकारों से संबंधित वीडियो को देखने में ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हम आज चर्चा करेंगे मूल अधिकारों पर निर्बंधन की कि निर्बंधन इसके क्या हैं और कैसे लगते हैं। भारत के संविधान में दिए गए यह मूल अधिकार आत्यंतिक मूल अधिकार नहीं है। किसी भी समाज में व्यक्तियों को अधिकार दिए तो जाते हैं, लेकिन वह असीमित नहीं होते हैं और विशेष रूप से आधुनिक शासन व्यवस्था में यह अत्यंत आवश्यक होता है, जिसमें एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श निहित होता है। वहाँ पे नागरिकों के मूल अधिकारों पर अंकुश लगाया जाए। देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का जब हम प्रस्तावना पढ़ेंगे तो हम प्रस्तावना में ही ये दिया हुआ है कि एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का उद्देश्य है। तो एक लोक कल्याणकारी का मतलब होता है कि सारे लोगों का कल्याण हो। अगर हम ऐसे राज्य की स्थापना का आदर्श हमारे संविधान में लेकर चल रहे हैं, तो नागरिकों को हम मूल अधिकार के रूप में स्वतंत्रता तो प्रदान कर रहे हैं, लेकिन उन अधिकारों पर अंकुश लगाना भी आवश्यक है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार अप्रतिबंधित नहीं है, यानी उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। समय समय पर प्रतिबंध हो सकता है। संविधान में इस बात का ध्यान रखा गया है कि व्यक्ति को ऐसी स्वतंत्रता न प्रदान की जाए जिससे कि समाज में अराजकता और अव्यवस्था उत्पन्न हो जाए। असीमित स्वतंत्रता एक लाइसेंस हो जाती है। अगर आप किसी व्यक्ति को एक ऐसी स्वतंत्रता दे देते हैं कि जिसके ऊपर आप अंकुश ना लगा सकते हो, तो वो व्यक्ति को कोई भी कार्य करने का एक लाइसेंस प्राप्त कर लेता है कि वो कुछ भी कार्य कर सकता है, क्योंकि उसको स्वतंत्रता प्राप्त है, उस पर कोई भी अंकुश नहीं लगा सकता। दूसरे व्यक्तियों के अधिकारों के उपयोग में बाधा पहुंचाती है असीमित स्वतंत्रता। संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग व्यक्ति समाज में रहकर कर सकता है और इसके लिए समाज में शांति व्यवस्था का होना आवश्यक है। भारतीय संविधान व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है। यही वजह है कि संविधान में जहां मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है, वहीं संविधान में उन मूल अधिकारों के प्रयोग की सीमाएं भी निर्धारित कर दी गई हैं। आप जो भी मूल अधिकार पढ़ेंगे, उनके ऊपर कहाँ कहाँ निर्बंधन और किस आधार पर निर्बंधन है, वो भी दिया गया है। संविधान अधिकारों को भी स्पष्ट उल्लेखित कर रहा है जिनके आधार पर राज्य द्वारा मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। संविधान जो है वो राज्य में नागरिकों के मूल अधिकारों को प्रतिबंध लगाने की शक्ति भी प्रदान कर रहा है। एक केस देखते हैं, ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य। इस मामले में ये कहा गया था कि ऐसी कोई चीज़ नहीं हो सकती है जिसे हम पूरा असीमित स्वतंत्रता कह सकें, यानी कि राज्य में या समाज में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको ये कहा जा सकता है कि उसे असीमित स्वतंत्रता प्राप्त है, जिस पर सभी प्रकार के अवरोध हटा दिया जाए। यानी कोई ये कहे कि हमें असीमित स्वतंत्रता प्राप्त है, हम पर से सारे अवरोध हटा दिए गए हैं,
तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका परिणाम क्या होगा? अराजकता फैलेगी और अव्यवस्था होगी। नागरिकों के अधिकारों के प्रयोग पर देश और विदेश की सरकारें ऐसे युक्तियुक्त निर्बंधन लगा सकती है जिसे वे समाज की सुरक्षा, स्वास्थ्य, शांति व्यवस्था और नैतिकता के लिए उचित समझें। नागरिकों के अधिकारों का जो अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकार, उस पर युक्तियुक्त प्रतिबंध कौन लगा सकता है? उसके देश के सरकार भी लगा सकती है और विदेश की सरकार भी लगा सकती है, अगर उसे ऐसा लगता है कि जो नागरिकों को स्वतंत्रता मिल रही है उससे समाज में सुरक्षा को खतरा हो रहा है, समाज के स्वास्थ्य को खतरा हो रहा है, समाज की शांति व्यवस्था बिगड़ रही है या समाज की नैतिकता का उल्लंघन हो रहा है, तो वो निर्बंधन लगा सकते हैं। किंतु जहां व्यक्तियों के अधिकारों पर सामाजिक हित की दृष्टि से निर्बंधन लगाए जा सकते हैं, वहीं राज्य की सामाजिक नियंत्रण की शक्ति की भी उचित सीमा निर्धारित होनी चाहिए, ताकि राज्य अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता का हनन नहीं करे। देखिए, जहां हम ये बात कह रहे हैं कि नागरिकों के जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसको समाज, सुरक्षा, स्वास्थ्य और समाज में शांति को बनाए रखने के लिए प्रतिबंध लगाना चाहिए, वहीं ये बात भी कही जा रही है कि राज्य को इतनी भी शक्ति ना दे दी जाए कि वो नागरिकों को जो ये निर्बंधन करने का उसको अधिकार है उसको वो अपने हिसाब से चलाने लगे। यानी राज्य की भी सामाजिक नियंत्रण की जो शक्ति है उसकी भी एक सीमा निर्धारित कर देनी चाहिए, ताकि राज्य जो है वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना करे और जो मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों को दिए गए हैं उनकी स्वतंत्रताओं का हनन ना करे। दूसरा केस हम देख रहे हैं, मेनका गांधी बनाम भारत संघ। इस वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने मूल अधिकारों की विस्तृत विवेचना करते हुए कहा कि जो मूल अधिकार है वो भारत के संविधान के भाग 3 द्वारा जो प्रदत्त मूल अधिकार परस्पर आनयन अधिकार नहीं है। आनयन अधिकार का मतलब कि ऐसा अधिकार नहीं है जिनके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगा सकते, जिनके पृथक पृथक अनुच्छेदों में गारंटी दी गई है कि सभी संविधान में सुसंबद्ध युक्ति सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भाग है, इनको एक दूसरे से पृथक नहीं देखा जा सकता। यह सब बातें जो मनुष्य को एक पूर्ण मनुष्य बनाने के लिए आवश्यक है उनमें शामिल है, भले ही इनका स्पष्ट रूप से उल्लेख ना किया गया हो या अलग अलग अनुच्छेद में उल्लेख किया गया हो। मूल अधिकारों का निर्वचन करके इन सभी पर विचार करके निष्कर्ष निकालना चाहिए। तो मेनका गांधी के केस में भी यही बात कही गई है कि मूल अधिकार जो हैं वो दिए तो गए हैं, लेकिन मूल अधिकार ऐसे प्राप्त नहीं है कि आप मूल अधिकारों को निर्बंधित ना कर सकते हों। अपने कई आधुनिकतम निर्णयों में उच्चतम न्यायालय ने मानव अधिकारों को बहुत अधिक महत्व दिया है और अनेक अधिकारों को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सम्मिलित कर दिया है, जो मानव जीवन को पूर्ण बनाने के लिए, गरिमा से जीने के लिए आवश्यक है और राज्य पर उन्हें पर्याप्त संरक्षण प्रदान करने का दायित्व आरोपित किया है। तो मैं पहले भी अपने वीडियो में ये बात कही है और मैं आज फिर से इसको रिपीट कर रही हूँ कि अनुच्छेद 21 जो है भारत के संविधान का, अगर आप उसके सारे केसेस को अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आपके लिए विधि को समझना, लॉ को समझना, कानून को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा और आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से अधिकार, मौलिक अधिकार आपको संविधान के द्वारा दिए गए हैं और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में किन किन अधिकारों को सम्मिलित किया गया है। और साथ ही साथ अनुच्छेद 21 के जो केस हैं उनके ऊपर बहुत से क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन एग्जाम में, और अनुच्छेद 21 के केसेस को अगर आप अच्छे से समझ लें
तो आप उसको किसी भी विषय में डाल सकते हैं। जैसे आप हिंदू विधि में भी अनुच्छेद 21 के कुछ केसेस को सम्मिलित कर सकते हैं। आप मुस्लिम विधि में भी अनुच्छेद 21 के कुछ केसों को डाल सकते हैं। सीआरपीसी में भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा केस कहाँ पर यूज़ हो सकता है। सुनील बत्रा का केस देख लेते हैं। सुनील बत्रा के एक मामले में न्यायाधीश श्री कृष्ण अय्यर ने यह घोषणा की है कि आज मानव अधिकार विधिशास्त्र भारतीय संविधान का आवश्यक अंग बन गया है तथा इन्हें बाहर किया ही जाना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। तो ये सुनील बत्रा का मामला था। सुनील बत्रा के बाद ए.के. गोपालन के बाद में फिर से एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ, इसमें कुछ नई चीज़ को बताने के लिए। न्यायालय ने इस बात में ये मत व्यक्त किया था कि किसी मामले में किसी विधि द्वारा मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है या नहीं, इसका निर्धारण करने के लिए विधि के सार तत्व पर ध्यान दिया जाना चाहिए। विधि के सार तत्व पर ध्यान देना होगा कि किसी के भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर हुआ है तो उसके प्रत्यक्ष प्रभाव पड़े हैं या उसके प्रत्यक्ष प्रभाव पर नहीं ध्यान देना है। यानी आपको किस पर ध्यान देना है? विधि के सार तत्व पर। भारत के संविधान की तरह ही जो अमेरिका का संविधान है, उसके मूल अधिकारों का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। जैसे भारत का संविधान जब बना था तब मूल अधिकारों का उसमें किसी भी प्रकार का उल्लंघन नहीं था, ठीक वैसे ही अमेरिका के संविधान में भी मूल अधिकारों का कोई उल्लेख नहीं था। बाद में संविधान में संशोधन द्वारा संविधान में अधिकार घोषणा पत्र जोड़ा गया और इस घोषणा पत्र द्वारा अमेरिका के नागरिकों को अनेक मूल अधिकार प्रदान किए गए, किंतु संविधान में अधिकारों पर निर्बंधन लगाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। इसका परिणाम ये हुआ कि मूल अधिकारों का असीमित प्रयोग किया गया। यानी अमेरिका के जो संविधान था, उसने जब अपने संविधान का निर्माण किया था उस समय मूल अधिकारों को नहीं डाला था। बाद में उसने मूल अधिकारों को उसके अंदर जोड़ा घोषणा पत्र के द्वारा, तो उसने नागरिकों को सारे मूल अधिकार दे दिए थे और इतने मूल अधिकार देने के पश्चात उन पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया था। प्रतिबंध ना लगने की वजह से जो मूल अधिकार थे उसका लोग मनमानेपन से उपयोग करने लगे और जिसकी वजह से क्या हुआ कि उन अधिकारों का असीमित प्रयोग किया जाने लगा। मूल अधिकारों को लेकर बाद में अनेक कठिनाइयों को जन्म दिया। अनुभव किया जाने लगा कि समाज के हित में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के ऊपर निर्बंधन लगाना बहुत ही आवश्यक है। अमेरिका के संविधान से में भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर निर्बंधन लगाए गए हैं। अब प्रश्न ये है कि कब मूल अधिकारों का निलंबन हो सकता है। भारत के संविधान में मूल अधिकारों को प्रस्तुत भी किया गया है तथा मूल अधिकारों पर कब निलंबन हो सकता है इसके संबंध में भी घोषणा की है। भारत का जो संविधान है उस संविधान में जो मूल अधिकार प्राप्त हैं वो अत्यंतिक अधिकार नहीं है। समाज के हित के लिए इन अधिकारों पर भी निर्बंधन लगाया जा सकता है। कुछ दशा ऐसी हैं जिसमें मूल अधिकारों पर निलंबन या प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे सीमा के सदस्यों के संबंध में अनुच्छेद 33 में दिया गया है। जब देश में सेना विधि लागू हो, अनुच्छेद 34 के अंतर्गत संविधान में संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 और आपात उद्घोषणा के अधीन अनुच्छेद 352। ये तीनों जो अनुच्छेद हैं इनको मैं बाद के वीडियो में एक एक करके आपको समझा दूंगी। यह संविधान में दी गई ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें संविधान के भाग 3 के अंतर्गत उल्लेखित किए गए मूल अधिकारों पर निर्बंधन हो सकते हैं तथा इन मूल अधिकारों को पूर्ण रूप से निलंबित किया जा सकता है। तो मित्रों, आज की वीडियो में हमने ये देखा
कि जो भारत की संविधान ने मूल अधिकार दे रखे हैं, उन मूल अधिकारों पर निर्बंधन क्या होता है और किन परिस्थितियों में मूल अधिकारों को निर्बंधित किया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन के आगे की जो वीडियो अपलोड करूँगी उसमें अनुच्छेद, जहाँ जहाँ पर मौलिक अधिकार के अनुच्छेद हैं और जहाँ पर निलंबन या प्रतिबंध लगाए गए हैं, वो उसके साथ मैं आपको बताती जाऊँगी। तो आपको ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का सब्जेक्ट है निर्बंधन वाला, ये और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।